हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक टू जीके में। दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए एक छोटा सा एफर्ट होगा कि जो जो न्यूज़ द हिंदू में पब्लिश हुई हैं उनको एक जगह कंपाइल करके ट्रिक्स के ज़रिए डायरेक्ट आपके दिमाग में छाप दिया जाए, ताकि आपको कोई नोट्स बनाना ना पड़े, ना ही इसका कोई झंझट हो कि आप कोई मैगजीन रेफ़र कर रहे हैं। इसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शो योर सपोर्ट एंड लव। थैंक यू। लेट्स बिगिन। तो साथियों, इसमें सितंबर मंथ के सारे इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर्स कवर किए गए हैं, ताकि एक ही जगह कंपाइलेशन हो और आपको किसी और मटेरियल को रेफ़र करने की ना ज़रूरत पड़े। हैज़ कोलैबोरेटेड विद डीआरडीओ टू अपग्रेड तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट। किस ऑर्गेनाइजेशन ने डीआरडीओ के साथ कोलैबोरेट किया है तेजस मार्क 2 के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के लिए? इज इट बोइंग, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अशोक लेलैंड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड? इसका आंसर है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये जो प्रोजेक्ट है इसको कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स ने अप्रूव किया है, जिसमें डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स मिलके तेजस मार्क 2 के अपग्रेडेशन की बात करेंगे। तो इसको हम लोग को याद कैसे करना है? अब डीआरडीओ का आप डीआर लीजिए, डीआर मतलब डॉक्टर। तो डॉक्टर तेजा पूछते हैं हाल कैसा है, हाल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो डॉक्टर तेजा पूछते हैं हाल कैसा है। अब हम लोग कुछ डीआरडीओ के बारे में भी देख लेते हैं। डीआरडीओ का स्लोगन है बलस्य मूलम विज्ञानम, द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इज साइंस, दिस साइंस ड्राइव्स द नेशन इन पीस एंड वॉर। कुछ हुज एंड हु देख लेते हैं। रक्षा मंत्री हैं हमारे श्री राजनाथ सिंह, राज्य रक्षा मंत्री हैं श्री अजय भट्ट, और डीआरडीओ के चेयरमैन और सेक्रेटरी हैं समीर वी कामत। दोस्तों, यहाँ हम बात करेंगे इंडिया ने कौन कौन सी कंट्रीज़ से एमओयू साइन किया है फॉर द रिस्पेक्टिव फील्ड्स। इंडिया ने यूके और नॉर्दर्न आयरलैंड से एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के लिए एमओयू साइन किया है। इसको याद करने की ट्रिक ये है कि यूनाइटेड किंगडम में ही ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनमें एडमिशन लेने के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन बहुत हाई होनी चाहिए। इसलिए यूके और नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के लिए एमओयू साइन हुआ है। दूसरा एमओयू है इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच एजुकेशन को लेके। अब एजुकेटेड हैं तो आप अमीर हो ही जाएंगे, तो इसलिए एजुकेशन और एमिरेट्स यूएई से एजुकेशन के लिए एमओयू साइन हुआ है। इंडिया मालदीव्स, मालदीव्स डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, डाइव इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये याद रखिएगा, डाइव इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ वाम मिशन। वाम मिशन क्या है? वाम मिशन क्या है? WAM stands for Value Added Aeroponics Mission, WAM stands for Value Added Aquaculture Mission, Value Added Aerosol Mission या Value Added Agriculture Mission। तो इसका आंसर है दोस्तों Value Added Agriculture Mission। इसको लॉन्च किया है केरला गवर्नमेंट ने। इस मिशन का एम है कि ये एथनिक केरला फूड्स को वेस्ट एशियन मार्केट्स में प्रमोट करें। और इसको याद करने की ट्रिक ये है कि केरला में वामपंथी गवर्नमेंट है, तो केरला की वामपंथी गवर्नमेंट वाम मिशन को लॉन्च कर रही है एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, तो ये ट्रिक है इसकी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हु लॉन्च्ड प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। तो आपको लग रहा है पीएम जुड़ा हुआ है तो पीएम होंगे, पर हम ऑप्शंस देख लेते हैं फिर आंसर करेंगे। ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनकर या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ, प्रधानमंत्री टीबी भारत मुक्त योजना द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च की थी ऑन 9 सितंबर। इसका मिशन है कि 2025 तक इंडिया से टीबी को मुक्त कर देना है। इसी से जुड़ा हुआ एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है निक्षय 2.0। तो इसको याद करने की ट्रिक ये है कि मुक्त में एमयू जुड़ा हुआ है और जिन्होंने लॉन्च किया है उनमें भी एमयू है, तो आप यहाँ से यहाँ ये जोड़ सकते हैं। आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक बार देखा क्वेश्चन और एग्ज़ाम में और आंसर मार्क करके चले आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट वर्चुअल स्कूल इन इंडिया। पहला वर्चुअल स्कूल किस स्टेट ने लॉन्च किया है इंडिया में? तो आपके ऑप्शंस हैं केरला, तमिलनाडु,
दिल्ली या तेलंगाना? तो इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली क्यों है? क्योंकि दिल्ली बहुत ही चर्चा में रहता है हमेशा अपने अच्छे हॉस्पिटल्स के लिए, अच्छे मॉडल स्कूल्स के लिए, तो यहीं पे ये लॉन्च किया गया है। द फर्स्ट वर्चुअल स्कूल वॉज इनिशिएटेड बाय आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट एंड एम्स टू हेल्प स्टूडेंट्स हु आर अनेबल टू टेक फिजिकल क्लासेस। तो जो बच्चे फिजिकली क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं उनके लिए ये वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है। ये तो सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी विटनेस्ड द फर्स्ट लॉन्च ऑफ LNG फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक? किस सिटी ने ग्रीन ट्रक जो कि LNG से भरा हुआ है वो लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके पुणे, इंदौर, कोयम्बटूर या ग्रेटर नोएडा। तो आंसर इसका है पुणे। जी हाँ, पुणे में ही पहला LNG फील्ड ग्रीन ट्रक लॉन्च किया गया है, जिसको बनाया है या मैन्युफैक्चर किया है ब्लू एनर्जी मोटर्स ने। तो इसको याद करने की ट्रिक ये है कि पहले पुणे को पूना कहा जाता था। पूना से आप याद रख सकते हैं कि ये जो ग्रीन ट्रक है ये पूरा का पूरा ग्रीन ट्रक है और पूरा का पूरा LNG से भरा हुआ है। तो पूरा का पूरा ग्रीन ट्रक और पूरा का पूरा LNG से भरा हुआ पूरा से पूना, मतलब पुणे में लॉन्च हुआ है। होप यू आर लाइकिंग माई ट्रिक्स। विच कंट्री लॉन्च्ड प्रोजेक्ट नेम्ड सारस इन गाजियाबाद? तो सारस नाम का जो प्रोजेक्ट है गाजियाबाद में वो किस कंट्री ने लॉन्च किया है? कनाडा, बांग्लादेश, इजराइल या कतर? यहाँ इजराइल की स्पेलिंग गलत है, इजराइल की स्पेलिंग भी गलत है और आंसर भी इजराइल है आपका। ठीक है, सही आंसर है इजराइल। तो इजराइल ने सारस नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है गाजियाबाद में टू प्रमोट विमेन एम्पावरमेंट, मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड अवेयरनेस इन गाजियाबाद। ठीक है, तो ये आशा बहन जी लोग के साथ कोलैबोरेशन में लॉन्च किया गया था, गाजियाबाद हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ सारस लॉन्च किया था इजराइल ने। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज BB नंबर 1? अरे सॉरी, व्हाट इज BB 154? जस्ट किडिंग गाइस, थोड़ा हंसी माहौल का मजाक भी बना रहना चाहिए, वरना ज़िंदगी ऑलरेडी बहुत कठिन है। अब पढ़ाई भी कठिनाई से ही करेंगे तो क्या पढ़ाई, तो इसलिए चिल आउट एंड हैव फन। तो इसका आंसर बताइए ये क्या है? ये लंपी वायरस वैक्सीन है, या इंट्रानेजल वैक्सीन शॉट है, या स्मॉलेस्ट स्टार स्पॉटेड है, या भारत बिल पेमेंट सिस्टम है? तो दोस्तों इसका आंसर है, ये है इंट्रानेजल वैक्सीन शॉट। जी हाँ, जिसको बनाया गया है भारत बायोटेक सिस्टम द्वारा। तो इसका नाम है इनकोवैक, जिसको भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड अगेंस्ट कोविड-19 फॉर प्राइमरी इम्यूनाइजेशन फॉर 18+ पॉपुलेशन। इसको नाक से लिया जा सकता है। तो इसको याद करने की ट्रिक ये है कि जिनकी नई नई शादी होती है उनके यहाँ बीवी आती है, उनको बीवी का बहुत नशा सवार रहता है। तो इसी नशा को उतारने के लिए इनको नेज़ल वाली वैक्सीन शॉट दिए जाती हैं। तो बीवी मतलब भारत बायोटेक, इंट्रानेज़ल मतलब नेज़ल वाली वैक्सीन शॉट, इनका नशा उतारने के लिए। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च आई स्टेम? तो आई स्टेम का फुल फॉर्म है, चलिए आप ये बताइएगा कि इसका आई स्टेम का मतलब क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आई स्टेम का फुल फॉर्म क्या है। तो इसके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। तो इसका आंसर है ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ने लॉन्च किया है न्यू आई स्टेम, इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है परविंदर मायनी जी ने, जो कि साइंटिफिक सेक्रेटरी हैं ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र के यहाँ। ये क्या करेगा? दिस प्रोग्राम विल केटर टू वुमेन विद स्टेम बैकग्राउंड। स्टेम मतलब साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मेडिसिन। इन बैकग्राउंड्स में जो भी महिलाएं होंगी, जो भी हमारी वुमेन होंगी, उनको एम्पावर करेगा टू कंट्रीब्यूट टू द साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इकोसिस्टम। ठीक है, तो आई स्टेम किसने लॉन्च किया है? ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ने। व्हाट डज कृतज्ञ एम फॉर? कृतज्ञ का मतलब होता है थैंकफुल होना, थोड़ा ग्रेटफुल होना। तो आप हमेशा जिस भी भगवान में, जिस भी ईश में या जिस भी डिवाइन पावर में आप मानते हैं, उनको आप हमेशा उनको थैंकफुल रहिए कि आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, आपको अपनी ड्रीम परस्यू करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, लेक्चर बाजी बंद, अब हम लोग काम पे आते हैं। तो व्हाट डज कृतज्ञ एम फॉर? फाउंडेशनल लिटरेसी, क्रॉप इम्प्रूवमेंट, केटरिंग टू एजिंग पॉपुलेशन या विमेन एम्पावरमेंट? तो इसका आंसर है क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने लॉन्च किया है कृतज्ञ, अ नेशनल लेवल हैकाथॉन टू प्रमोट स्पीड ब्रीडिंग
फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ठीक है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए एक नेशनल लेवल का हैकाथॉन है कृतज्ञ, जिसका नाम है कृतज्ञ, टू एनकरेज ग्रेटर एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सॉल्यूशंस इन द फील्ड ऑफ क्रॉप साइंसेस। ठीक है, तो कृतज्ञ होना चाहिए हमें फार्मर्स का भी जो क्रॉप उगाते हैं, इसीलिए कहा गया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो किसान भी बहुत ज़रूरी है, तो किसानों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कृतज्ञ है। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं कि हमें किसानों की तरफ बहुत ही कृतज्ञ भाव से, आदर भाव से उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। विच कंपनी हैज़, यहाँ होगा को डेवलप्ड, विच कंपनी हैज़ को डेवलप्ड ड्रोन टू कैरी ह्यूमन ऑर्गन्स। तो ह्यूमन ऑर्गन्स को कैरी करने के लिए किस कंपनी ने ड्रोन बनाया है ह्यूमन ऑर्गन्स को कैरी करने के लिए फॉर क्विक ऑर्गन डोनेशन या क्विक ट्रांसप्लांट? तो किस कंपनी ने बनाया है? इसके ऑप्शन है एम्स दिल्ली, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एमजीएम हेल्थ केयर या अपोलो लाइफस्टाइल। तो इसका आंसर है एमजीएम हेल्थ केयर। इस ड्रोन को अनवील किया था, जो कि पहला प्रोटोटाइप है, इसको अनवील किया था नितिन गडकरी साहब ने। इसका फंक्शन क्या है? This facilitates the transportation of human organs for quick organ transplant in hospitals। तो चेन्नई बेस्ड एमजीएम हेल्थ केयर ने को डेवलप किया है ड्रोन टेक्नोलॉजी केपेबल ऑफ कैरिंग ऑर्गन्स अप टू डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर्स इनिशियली। ठीक है, तो एमजीएम हेल्थ केयर ने को डेवलप किया है ड्रोन जो कि कैरी करेगा ह्यूमन ऑर्गन्स फॉर क्विक ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ठीक है, एमजीएम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन partners with Department of Agriculture and Farmer Welfare to attract PP projects in agriculture। तो PPP projects in agriculture के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने किसको पार्टनर बनाया है? ये सब बॉडीज़ हैं, तो इसके ऑप्शंस हैं एसोचैम, IBM, नाबार्ड या फिक्की। तो इसका आंसर है फिक्की। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड फिक्की लॉन्चेस अ जॉइंट इनिशिएटिव टू अट्रैक्ट पीपीपी प्रोजेक्ट्स। पीपीपी क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स दोनों मिलकर एग्रीकल्चर वेलफेयर के लिए बात करेंगे, और एक पूरा से एक टूल किट या ये कहें एक सिस्टम सेटअप हो जाएगा, जिसमें दोनों की पार्टनरशिप से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होगा और एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी सुविधाएँ मिलेंगी। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया है फिक्की के साथ। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये जॉइंट इनिशिएटिव है। ठीक है, तो पीपीपी किसके साथ किया गया? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर विद फिक्की। ठीक है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च स्वच्छ टॉयकथॉन एंड विच इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट टू दिस स्वच्छ टॉयकथॉन? जो टॉयकथॉन है, जो टॉय से रिलेटेड डेवलपमेंट्स होंगे, इन्वेंशंस होंगी या होंगे सब स्टार्टअप प्रोग्राम्स टाइप, स्वच्छ टॉयकथॉन किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है और कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो उसे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा? तो आपका आंसर है महुआ, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ मिलकर आईआईटी बॉम्बे ने, या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंडस्ट्री मिलके आईआईटी दिल्ली के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस विद एनआईटी भोपाल, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स विद आईआईटी बॉम्बे। इन्होंने मिल के स्वच्छ टॉयकथॉन सेटअप किया है, जो एक तरीके का टूल किट है विच एक्सप्लोर्स सोल्यूशन फॉर द यूज़ ऑफ वेस्ट इन क्रिएशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज़। तो टॉयज़ से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो वेस्ट डेवलप होंगे, उनका सस्टेनेबल यूज़ करने के लिए ऐसी चीज़ों को लॉन्च किया जा रहा है ताकि हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स कम हो जाए। ठीक है, और इसमें ये भी एक बात ध्यान रखने वाली है कि सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग आईआईटी गांधीनगर इज वर्किंग एज नॉलेज पार्टनर ऑफ महुआ, विल प्रोवाइड सपोर्ट ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ पेडागोजी एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, हु हैज़ रिलीज्ड BLO पत्रिका? ये तो आसान है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सांसद टीवी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो इसका आंसर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं। अब आपको पता ही हो गया, बूथ मतलब वोट बूथ, जो पोलिंग बूथ होते हैं वहाँ पे उनके लिए ई पत्रिका लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका गोल क्या है? गोल ऑफ इंश्योरिंग अ कैस्केडिंग इन्फॉर्मेशन मॉडल फॉर मोर इन्फॉर्म्ड एंड कमिटेड BLO। तो बूथ लेवल ऑफिसर्स के लिए ये पत्रिका लॉन्च की गई है। किसने लॉन्च किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। विच कंपनी हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट compressed नेचुरल गैस ट्रक इन मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट? ठीक है, तो पहला CNG ट्रक इन मीडियम एंड हैवी कमर्शियल सेगमेंट किसने लॉन्च किया? याद रखिएगा, पहला
पहली चीज़ है तो थोड़ा सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये वनडे एग्जाम में ज़रूर पूछ सकते हैं। नेचुरल गैस ट्रक इन मीडियम एंड हैवी सेगमेंट, तो किसने लॉन्च किया है? टाटा मोटर्स ने, मारुति ने, अशोक लेलैंड ने या टीवीएस ने? तो इसका आंसर है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट सीएनजी पावर्ड ट्रक विद एडीएएस। ये क्या है? फर्स्ट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ट्रक इन मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। ठीक है, ये लॉन्च किया था महाराष्ट्र में। ठीक है, टाटा मोटर्स ने महाराष्ट्र में लॉन्च किया था सीएनजी ट्रक इन मीडियम एंड हैवी सेगमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इंडिया हैज़ पार्टनर्ड विद यूएनडीपी टू लॉन्च ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम? तो किस इंडिया का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यूएनडीपी के साथ मिलके ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम लॉन्च किया है? ठीक है, ऑप्शंस हैं वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सालिम अली इंस्टीट्यूट या पेटा इंडिया? तो इसका आंसर है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यूएनडीपी और टेरी ने मिलके, टेरी मतलब द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलके ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, अब ग्लोबल पार्टनर किया है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ था? वो 1992 में लॉन्च हुआ था रियो अर्थ समिट में। आप मुझे बताइए रियो अर्थ समिट क्या है कमेंट सेक्शन में। एटलीस्ट थोड़ा सा पार्टिसिपेशन आप लोग की तरफ से भी दिखे तो मुझे अच्छा लगेगा, वरना यूं ही पावर पॉइंट पे ऐसे ही बोलते रहना थोड़ा सा अजीब लगता है। अनलेस कोई सामने से हो, सामने से मतलब मोनोलॉग सा लगता है तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। फिर भी आप लोग के लिए और अपने खुद के लिए थोड़ा सा कि थोड़े बहुत पैसे बन जाएंगे, मैं ये काम करना चाहता हूँ। और मेजर मोटिव ये है कि इससे बहुत लोगों का काम आसान हो जाएगा। जैसे मैं मैथ्स में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, तो अगर मुझे ऐसी कोई जीके की चीज़ें मिल जाएँ जहाँ से मैं एक ही दो बार में देख के याद हो जाए चीज़ें, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना मैथ्स रीजनिंग में डिवोट कर सकूँ। तो ये छोटा सा एफर्ट है कि लोग जीके की टेंशन भूल के बाकी और डोमेन्स में अपना काम करें और अपना वहाँ पे स्ट्रेंथ सेटअप करें, मजबूत हों उस डोमेन में और जल्दी से जल्दी नौकरी ले लें। तो इसका आंसर है द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड एक्सआर स्टार्टअप प्रोग्राम? ये जो एक्सआर स्टार्टअप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो एक्सआर स्टार्टअप प्रोग्राम है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन में लॉन्च किया गया है? मेटा, गूगल, एक्सेंचर या आईबीएम? तो इसका आंसर है मेटा। तो मीटी और मेटा पार्टनर्स टू सपोर्ट एक्सआर टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम ऑन 13 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। इसका काम क्या था कि ये एक्सटेंडेड रियलिटी टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप है अक्रॉस इंडिया। इट फोकसेस ऑन स्किलिंग एंड बिल्डिंग टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज फॉर द मेटावर्स एंड ऑल्सो इंक्लूड्स इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज सच एज ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। तो याद रखने के लिए आप मीटी, पहले तो ये याद रखिए किसने लॉन्च किया, तो मीटी ने मीटा को, तो मीठी मीठा, ठीक है, मीठी मीठा ने एक्सआर प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, मीठी मीठा। विच स्टेट इन साउथ इंडिया बिकम्स फर्स्ट टू रोल आउट कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान? अब नॉर्थ इंडिया में तो कोई कोस्टल एरिया है नहीं, तो साउथ इंडिया में ही होगा। तो कौन सी पहली स्टेट है जिसने कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान इंट्रोड्यूस किया है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या तमिलनाडु? अगर आप तेलंगाना सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप तमिलनाडु सोच रहे हैं तो भी गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इसके सही जवाब है कर्नाटका। जी हाँ, कर्नाटका पहला ऐसा साउथ इंडियन स्टेट है जिसने CZMP मतलब कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोग्राम को रोल आउट किया है। इट इज़ द ओनली सेकेंड स्टेट आफ्टर गोवा। ठीक है, गोवा क्योंकि वेस्टर्न साइड में आ गया, तो गोवा पहला स्टेट नहीं है। सॉरी, गोवा है पहला स्टेट, पर साउथ इंडिया में पहला स्टेट है कर्नाटका का। तो कर्नाटक पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान रोल आउट किया है। इसको याद करने के लिए क्या ट्रिक है, तो कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान को ड्रॉ करने में बहुत नाटक होते हैं। नाटक मतलब बहुत ही परेशानियाँ होती हैं, बहुत ही चैलेंजेस होते हैं। तो इस चैलेंजेस को पूरा करने के लिए, इस नाटक को पूरा करने के लिए कर्नाटक ने कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान रोल आउट किया है। ठीक है, which of the following executed the redevelopment of entire stretch from विजय चौक to इंडिया गेट, दैट इज कर्तव्य पथ? यहाँ वाया विजय चौक होगा। तो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक का जो कर्तव्य पथ है उसको रीडेवलपमेंट के एग्जीक्यूशन का काम किस कंपनी को मिला था? ऑप्शन है L&T लिमिटेड,
अदानी डेवलपर्स, शिनजियान स्टेट्स या शापूरजी एंड पॉलनजी। तो इसका आंसर है शापूरजी एंड पॉलनजी। तो शापूरजी एंड पॉलनजी एंड द कंपनी लिमिटेड एग्जीक्यूटेड द रीडेवलपमेंट ऑफ एंटायर स्ट्रेच फ्रॉम विजय चौक टू इंडिया गेट विद एन आउटले ऑफ 477 करोड़ रुपए। ठीक है, जो कर्तव्य पथ है ये इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन है वाया विजय चौक। ठीक है, इसे किंग्सवे भी नाम से जाना जाता था, तो अब इसको कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु लेड द टीम ऑफ स्कल्पटिंग सुभाष चंद्र बोस स्टैचू अंडर द कैनोपी रिप्लेसिंग किंग जॉर्ज फिफ्थ। तो किंग जॉर्ज फिफ्थ को हटा के जो सुभाष चंद्र बोस जी की स्टैचू लगाई गई है कर्तव्य पथ पे, उस टीम को लीड किसने किया था? तो इसका ऑप्शन है मानव पटेल, बालकृष्ण दोषी, अरुण योगीराज या चार्ली मैथ्यू। तो इसका आंसर है अरुण योगीराज। अभी ये सुभाष चंद्र बोस जी की स्टैचू मोदी जी ने अनवेल की थी कर्तव्य पथ पे। ये पार्ट है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का, और जो टीम ऑफ स्कल्पटर्स फॉर एग्जीक्यूटिंग द स्टैचू वाज लेड बाय अरुण योगीराज। तो ध्यान रखना है आपको, अरुण योगीराज। देखिए इसमें 3-4 चीज़ें कवर हो गई। सुभाष चंद्र बोस को स्टैचू रिप्लेस किया है, किंग जॉर्ज फिफ्थ को रिप्लेस करके सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू लगी है। ये सेंट्रल विस्टा या कर्तव्य पथ का पार्ट है, और इसको एग्जीक्यूट किया है अरुण योगीराज जी ने। तो आपको 3-4 चीज़ें एक ही क्वेश्चन में देखिए मिल गई। दोस्तों ये तो हमें पता है कि डेयरी फेडरेशन इंडिया में होने वाला है ग्रेटर नोएडा में, पर आखिरी डेयरी फेडरेशन इंडिया में कब हुआ था ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन है, व्हेन वाज द लास्ट डेयरी फेडरेशन समिट हेल्ड इन इंडिया? इज इट 1956, 1971, 1974 या 1988? तो इसका आंसर है 1974। जी हाँ, लास्ट टाइम इंडिया डेयरी फेडरेशन समिट जो हुई थी वो 1974 में हुई थी। और इस साल का डेयरी फेडरेशन जो है वो ग्रेटर नोएडा समिट जो है वो ग्रेटर नोएडा में होगा, जिसकी थीम है डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये भी है, हो सकता है ये भी पूछ लें, पर आप लोग यहाँ तक तो याद कर ही लेते हैं कि कहाँ पे है, इसकी थीम क्या है, ये याद करना मिस हो जाता है। तो इसी को कुछ चीज़ मिस ना हो हमारी, इसीलिए ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो लास्ट डेयरी फेडरेशन समिट हुआ था 1974 में, इसकी थीम है न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रबर डैम? तो क्वेश्चन ऑप्शन हैं आपके 411 मीटर, 239 मीटर, 2350 मीटर या 450 मीटर। अब इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम है बिहार में फाल्गु रिवर पे। तो इसको याद करने के लिए आप ये ट्रिक याद कर सकते हैं कि डैम में फॉल मत करना, फॉल मतलब फाल्गु, FALGU। ये देखिए यहाँ पे FALGU, तो फॉल कहाँ होगा? डैम के नीचे होगा, और इसका आंसर है 411 मीटर्स। तो ये जो गया जी डैम है ये विष्णुपद टेम्पल इन गया बिहार है। न्यूली कंस्ट्रक्टेड रबर डैम इज 401 मीटर्स लॉन्ग, 95.5 मीटर्स वाइड एंड 3 मीटर्स हाई विद 17 मिलीमीटर थिक रबर। इसलिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये नहीं पूछते कि इसकी सिचुएशन क्या है या कहाँ लोकेटेड है, पर कभी कभी इसके डायमेंशन पूछ लेते हैं, तो इसलिए ये सब भी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो आपको ये भी याद हो गया कि रबर डैम कहाँ है, डैम में फॉल नहीं करना है, तो फाल्गु रिवर पे है बिहार में, गया में, मतलब फॉल गया और रबर डैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज रॉकेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बीइंग इनॉग्रेटेड? मतलब रॉकेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इनॉग्रेशन या अनावरण किस जगह हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद या बेंगलुरु। तो इसका आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु में रॉकेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनॉग्रेट किया गया है। ये सेटअप किया गया है HAL द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा, और ये क्या करेगा? वुड सर्व द एंटायर रॉकेट इंजन प्रोडक्शन अंडर वन रूफ फॉर द इसरो। इसको लॉन्च किया था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने बेंगलुरु में। तो इसमें 3 चीज़ें हैं। इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो बेंगलुरु में। किसने लॉन्च किया है? तो हाल ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। और किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए, रॉकेट इंजीनियरिंग का हाल ठीक करने के लिए हाल ने रॉकेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप किया है बेंगलुरु में। ठीक है दोस्तों, आप लोग छोटी सी हेल्प इसी तरीके से कर सकते हैं कि आप चैनल को और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि और लोगों भी
को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो बस आप यही कर सकते हैं कि थोड़ा सा लाइक कर दें, थोड़ा सा कमेंट कर दें, बस इससे ज़्यादा ना हम आपसे कुछ मांग सकते हैं, ना आप हमें कुछ दे सकते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन वाज यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिटीज़ लॉन्च्ड? अभी हमें पता है कि वारंगल और थिरुसुरूर, नीलम्बूर, ये जो सिटीज़ हैं ये ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में इंक्लूडेड हो गई हैं। पर क्या आपको पता है ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च कब हुआ था? तो इसके ऑप्शंस हैं 2001, 2002, 2008 या 2018। तो इसका आंसर है 2013 यानी 2013। तो ये जो यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ है जिसमें थिरुसुरूर और नीलाम्बूर केरला का और वारंगल तेलंगाना का पहला एंट्रेंट बना है जो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में इंक्लूड किया गया है। इसको लॉन्च किया था 2013 में विद द हेल्प ऑफ यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इनका मकसद क्या है? विद द गोल ऑफ प्रमोटिंग सोशल कोहिजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन अर्बन एरियाज। तो इसलिए ये सब सिटीज़ नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी? 2013 में। तो इसको याद करने के लिए 2013 याद कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बताइए कि व्हेन वाज द लास्ट चीता किल्ड इन इंडिया? आपको ये पता होगा 1951 में चीता एक्सटिंक्ट हो गए थे इंडिया से। ये भी पता होगा कि चीता को अभी इंपोर्ट किया गया है नामीबिया से और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इस्टेब्लिश किया गया है। पर क्या आपको ये पता है कि आखिरी चीता मरा कब था इंडिया का? ये इज़ इट 1946, 1947, 1950 या 1951? तो इसका आंसर है 1947। जी हाँ, चीता जो आखिरी चीता था, द वेरी लास्ट चीता वॉज किल्ड इन इंडिया इन 1947। ये याद रखने। जैसे ही इंडिया आज़ाद हुआ था, ये एक ट्रिक है, इसको आप कोई वो नहीं है, इसके पीछे कोई कहानी नहीं है, बस एक ट्रिक है दिमाग में बैठाने के लिए कि जैसे ही इंडिया आज़ाद हुआ था वैसे ही कुछ लोग इतना खुश हो गए थे कि उन्होंने देखा नहीं और चीते पे गोली चला दी थी। तो आखिरी चीता 1947 में इंडिया की आज़ादी पे मारा गया था। ठीक है। अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इशू किया था एक गवर्नमेंट ऑर्डर जिसके चलते उन्होंने 17th बर्ड सैंक्चुरी को इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था नंजरायन टैंक। पर आपको ये पता है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? जी हाँ, एक बार आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर वाले एग्ज़ाम में पूछ लिया था कि कोई एक नेशनल पार्क दिया था और उसका डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया था जो राजस्थान में था, पर वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में था ये पूछ लिया गया था। तो हमको ये सब भी ध्यान देना कि एग्जैक्टली वो कहाँ लोकेटेड है। एग्ज़ाम का लेवल बहुत हाई होता जा रहा है तो हमें अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से अपग्रेड करनी है। तो ऑप्शन है आपके कोयम्बटूर, शिवाकाशी, चेन्नई या तिरुपपुर। तो इसका आंसर है तिरुपपुर। जी हाँ, 17 बर्ड सेंचुरी जो नंजरायन टैंक है जिसका नाम तमिलनाडु में, वो तिरुपपुर ज़िले में लोकेटेड है। ये 17th बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु की। ठीक है, नंजरायन टैंक इसका नाम है, तिरुपपुर में लोकेटेड है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, NA से नंजरायन और TI से तीर। तो हमारे यहाँ ये होता है कि जो हमारे यहाँ नाती पोते होते हैं उन लोग को चिड़िया विड़िया बहुत अच्छी लगती है। तो बर्ड सेंचुरी से आप याद रखते हैं बर्ड नाती को बहुत पसंद है। नाती मतलब नंजरायन टैंक, TI से तिरुपपुर। होप यू आर लाइकिंग द वीडियो एंड यू आर लाइकिंग माई ट्रिक्स। ये सिली साउंड हो सकती है पर आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट सर्ज टू अ 1 year हाई ऑफ 8.3% इन विच मंथ? तो इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि कौन से महीने में सबसे ज़्यादा, पिछले एक साल में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हुआ था? तो रेट क्या है? 8.3%। तो देखिए मैंने आपको 8.3 भी याद करा दिया आराम से कि इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट उस समय सबसे हाई हो गई थी 8.3 में। तो आपको ये बताना है ये किस महीने में हुई थी, जून, जुलाई, अगस्त या सितंबर? तो इसका आंसर है अगस्त। अगस्त 2022 में इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉज एज हाई एज 8.3%। दिस इज़ द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिंस अगस्त 2021। तो अगस्त 2022 में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट था जिसकी दर थी 8.3%। विच ऑफ द फॉलोइंग company becomes first oil marketing company to produce and market AV gas 100 LL special aviation fuel
meant for piston engine aircraft and unmanned aerial vehicles in India। तो पहला कौन सी ऐसी मार्केटिंग कंपनी बनी है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जिसने ईवी गैस नामक एक फ्यूल प्रोड्यूस किया है जो कि पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के लिए है। तो ऑप्शंस है BPCL, IOCL, HPCL या ONGC। तो इसका आंसर है IOCL। जी हाँ, IOCL becomes first oil marketing company to produce and market AV गैस 100 LL। ये याद रखिएगा, गैस है लेकिन फ्यूल का काम करती है, तो गैस मतलब फ्यूल का काम करती है। क्या फ्यूल का काम करती है? पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट में और UAVs में। इसको लॉन्च किसने किया है? IOCL ने। ठीक है, इसको लॉन्च किया है AV गैस को IOCL ने। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ वन रिकॉग्निशन फॉर डिज़ाइनिंग एंड सेटिंग अप फर्स्ट बायो विलेज ऑफ इंडिया। तो आजकल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन को लेके बहुत ही कदम उठाए जा रहे हैं। तो इसमें से एक छोटा सा कदम ये भी है कि एक स्टेट है जिसने पहला बायो विलेज सेटअप किया है। तो वो वही बताना है आपको, वो कौन सा पहला ऐसा स्टेट है जिसने डिज़ाइन और सेटअप किया है फर्स्ट बायो विलेज ऑफ इंडिया। अब जिनके आगे फर्स्ट, मेल, फीमेल ऐसा कुछ लग जाता है तो वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। तो इसका आंसर है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा वॉज प्रेज्ड फॉर द मॉडिफाइड फर्स्ट बायो विलेज एट दासपारा। ये जगह इन सेपा जिला डिस्ट्रिक्ट, सेपा जिला डिस्ट्रिक्ट में दासपारा गांव में फर्स्ट बायो विलेज ऑफ इंडिया घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए आप याद कर सकते हैं कि पूरा का पूरा गांव बायो विलेज हो गया। पूरा मतलब त्रिपुरा, पूरा मतलब त्रिपुरा, तो पूरा का पूरा गांव बायो विलेज हो गया है। ये कहाँ से हो गया है? त्रिपुरा से, दासपारा में, सेपा जिला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी वॉज डिक्लेयर्ड इंडियाज बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बाय नीति आयोग। तो नीति आयोग ने किस जिले को बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिला बताया है? इज इट टेहरी, हरिद्वार, लेह या अनंतनाग? तो इसका आंसर है हरिद्वार। जी हाँ, द होली सिटी ऑफ उत्तराखंड हरिद्वार वॉज डिक्लेयर्ड इंडियाज बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बाय नीति आयोग। It secured first rank in basic infrastructure scheme. Along with the honor of getting the title India's best aspirational district, it will also receive additional allocation of 3 करोड़। तो हमें ये याद रखना है कि जो आकांक्षी जिला है उसमें हरिद्वार पहली बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। तो इसको याद करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं, जहाँ पे वॉर होगी वही एस्पिरेशंस होंगी। मतलब ये एक ट्रिक है फन वे में, कोई इसका सच्ची घटना से कोई संबंध नहीं है। तो जहाँ बस याद करने के लिए, जहाँ पे वॉर होगी वहाँ पे एस्पिरेशन ज़्यादा होंगी कि हमें अच्छा खाना मिले, अच्छा कपड़ा मिले, अच्छी सुविधा मिले, स्कूल मिले, अस्पताल मिले। तो इसीलिए हरिद्वार। तो वॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, कौन सी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है? जहाँ पे वॉर हो रहा है। कहाँ वॉर हो रहा है? हरिद्वार में। ठीक है, विच कंपनी हैज़ कमीशन इंडियाज़ फर्स्ट। अब इसमें भी फर्स्ट लग गया तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस इन बेंगलुरु कर्नाटका। तो अभी हम लोग ने याद किया था बेंगलुरु में क्या हुआ था, कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए कि अभी हम लोग ने याद किया था कि बेंगलुरु में कुछ इंपॉर्टेंट हुआ था, बताइएगा। इससे मुझे भी पता चलता रहेगा आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आ रहा है। तो इसके ऑप्शन हैं IBM, L&T, माइक्रोसॉफ्ट या यूट्यूब। तो इसका आंसर है L&T। तो L&T builds India's first 3D post office in Bengaluru, Karnataka. India's first 3D printed post office will soon come in Halsuru's Cambridge layout in Bengaluru. The entire construction is built by L&T, Larsen and Turbo Construction. तो ये याद रखिए कि 3D में 3 है ना, 3, तो L&T, तो ये हो गई L&T। 3D पोस्ट ऑफिस किसने लॉन्च किया? 3 ने, L&T। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसमें आपके दिमाग में चस्पा हो गई होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट रैंक्स सेकेंड। पहला तो आप लोग याद ही कर लेते हैं, दूसरा भी याद कर लीजिए, थोड़ी सी और मेहनत कर लीजिए। तो क्वेश्चन है, विच स्टेट रैंक्स सेकेंड इन डिजिटल इंडिया मिशन डिस्पोजल एंड एंट्री ऑफ केसेस वाया ई प्रोसिक्यूशन। तो ई प्रोसिक्यूशन के जरिए डिजिटल इंडिया मिशन में डिस्पोजल और एंट्री ऑफ केसेस के मामले में दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है? तो पहले नंबर पे तो हमें पता है उत्तर प्रदेश है, पर दूसरे नंबर पे कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं MP, बिहार, गुजरात
या छत्तीसगढ़? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। तो डिजिटल इंडिया मिशन यूपी टॉप्स इन डिस्पोजल एंड एंट्री ऑफ केसेस वाया ई प्रोसिक्यूशन, उसी तहत में उसी कार्यक्रम में दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरे पे आता है बिहार, चौथे पे आता है गुजरात और आखिरी में आता है छत्तीसगढ़। ये मैंने पूरा 1 2 3 4 5 करके पूरा लिख दिया है। तो आपको याद करना हो तो आप पाँचों याद कर सकते हैं। वैसे 1 2 तक ठीक है, पर पाँचों याद कर लिए तो क्या बुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट टू हैव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंप्लायंट? यहाँ कंप्लायंट लॉ स्कूल, यहाँ कंप्लायंट होगा, कंप्लेंट नहीं। तो इसके ऑप्शंस हैं IILM ग्रेटर नोएडा, NLU दिल्ली, एमिटी लॉ स्कूल या लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। एक बार से फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कौन सा ऐसा लॉ स्कूल है जिसने अपने कोर्सेज को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से कंप्लायंट बना लिया है? लॉ स्कूल पूछा है यहाँ पे। तो इसका आंसर है IILM ग्रेटर नोएडा। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट IILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा लॉन्च द फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कंप्लायंट लॉ स्कूल इन इंडिया विद एन एम टू एलिवेट द लीगल एजुकेशन इन इंडिया। तो आप ये याद कर सकते हैं कि IILM जो है वो कंप्लायंट है NEP से, ठीक है। Which organization will set up the first geothermal energy project and also the world's highest? चलिए ये मैं आपकी इसमें थोड़ी मदद कर देता हूँ। हमें पता है कि पहला जियोथर्मल प्रोजेक्ट जो है इंडिया का वो लद्दाख के पूगा में है, जो कि सबसे हाईएस्ट भी है। पर आपको ये बताना है ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करेगा। इसका ऑप्शंस है IOCL, ONGC, कोल इंडिया लिमिटेड या HPCL। तो इसका आंसर है ONGC। ONGC is all set to generate electrical energy on a utility scale by tapping steam gushing from the earth bowels at Puga, a distant valley situated चुमार में सिचुएटेड है जो लद्दाख में। ये पहला जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट है और जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट है। इट विल बूस्ट लद्दाख्स पोटेंशियल टू इमर्ज एज वन ऑफ द इंडियाज क्लीन एनर्जी जनरेटर्स, ठीक है। तो ONGC ने, इसको याद करने के लिए आप दिमाग लगा सकते हैं कि लद्दाख में है ये। इसके पहले अगर आप ओ लगा लें तो क्या होगा, ये ओला, ओला जानते हैं ये कैब सर्विस है। तो ओला से ओ से ONGC, LA से लद्दाख, ठीक है। यही जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी ONGC थ्रू ये जियोथर्मल एनर्जी प्लांट्स। हु चेयर्स द एम्पावर्ड कमिटी ऑफ नीति आयोग which approves the first ever disbursement under the PLI scheme for large scale electronics manufacturing? तो क्वेश्चन ये है कि लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को PLI स्कीम के तहत पैसों के आवंटन के लिए नीति आयोग की जो एम्पावर्ड कमेटी, उसके हेड कौन थे? सुमन बेरी, अमिताभ कांत, परमेश्वरन अय्यर या अमित शाह? तो इसका आंसर है परमेश्वरन अय्यर। जी हाँ, 32 लोग को या 32 बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई किया गया था फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। तो इसके हेड थे परमेश्वरन अय्यर, ठीक है। इसको याद करने के लिए अब जो परम परमेश्वर है, परमेश्वर ऑलरेडी मतलब भगवान होता है, हेड होता है, जो हम लोग को पैसे, जो हम लोग के ऊपर दया दृष्टि बनाता है, तो इसको इससे याद कर सकते हैं परमेश्वरन जी ने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर अपनी दया दृष्टि बना ली और इनको पैसे आवंटित कर दिए। The Ministry of Education gave the ratio that primary school pupil teacher ratio came down to dash in 2021 from dash in 2010 to 11। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी एक डेटा दिया था जिसमें प्यूपल टीचर रेशियो की कमी होने की बात आई थी, जो कंपेयर किया गया था 2010 का डेटा 2020-21 से कंपेयर किया गया था। तो इसका आंसर, अरे इसका आंसर तो ऑलरेडी आ गया। तो इसका आंसर है 26.3 to 43, मतलब 40 था 2010 और 11 में, विच हैज़ कम डाउन टू 26.3। तो इंडिया विटनेसेस रिडक्शन इन pupil teacher ratio over the last 10 years. According to annual report of UNESCO, India has faced an acute shortage of pupil teacher ratio over the last 10 years। तो ये इसका डेटा है 43 से 26.3 पे आ चुका है ये। इसके तो सारे ऑप्शन भी गलत हैं, तो खैर यहाँ 46 होगा, आप यहाँ 46 कर लीजिएगा। तो ये इसका सही आंसर है 26.3, मतलब अब 26.3 है, पहले 10 साल पहले कितना था, 46 था, ठीक है। Which organization gets patent for single piece 3D
प्रिंटेड रॉकेट इंजन। तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के लिए पेटेंट मिल गया है? तो टाटा एस्ट्रोस, अग्निकुल कॉस्मोस, बोइंग या हॉविट्जर। तो इसका आंसर है अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस को मिल गया है पेटेंट फॉर सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। जो ये एक चेन्नई बेस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है और इसको ऑफर किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेटेंट डेटाबेस। वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल पीस 3D, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिंगल पीस 3D के लिए इसको पेटेंट मिल गया है। किसको मिल गया है? अग्निकुल कॉस्मोस को। ठीक है, ये देखिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको बिना ट्रिक के ही आपको एकदम रट मारना पड़ेगा, बिल्कुल एकदम आंख बंद करके आपको याद हो जाना चाहिए, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं चाहिए। विच स्टेट हैज़ नेम्ड अ मिलिट्री स्टेशन एंड रोड आफ्टर इंडियाज़ फर्स्ट CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, जिनका अभी स्वर्गवास हो गया था हेलीकॉप्टर क्रैश में, चॉपर क्रैशिंग में तमिलनाडु के कहीं अराउंड वहाँ हुआ था, तो इनकी डेथ हो गई थी। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। खैर, इसका ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। किबुथु मिलिट्री स्टेशन एंड रोड इन अरुणाचल प्रदेश नेम्ड आफ्टर इंडियाज फर्स्ट CDS जनरल बिपिन रावत। तो किबुथु मिलिट्री स्टेशन जो है उससे जुड़ी हुई रोड और किबुथु मिलिट्री स्टेशन को नाम दिया गया है जनरल बिपिन रावत मिलिट्री स्टेशन और रोड। ठीक है, इनका चॉपर क्रैश में दिसंबर 2021 में इनका देहांत हो गया था। ठीक है, तो इसको याद करना है अरुणाचल प्रदेश में जनरल बिपिन रावत। अब देखिए इसमें एक तरीके से याद कर सकते हैं कि बिपिन नाम भी बिपिन है, इनके नाम पे ही कोई नाम पड़ा होगा के नाम, तो अरुणा भी नाम है, अरुण भी नाम है, बिपिन भी नाम है, तो ऐसे ही। अब आप कहेंगे हीमा भी नाम है, हीमा किसी का नाम नहीं होता, वो हेमा मालिनी है। ठीक है, थोड़ा टीवी कम देखा करिए, नेटफ्लिक्स पे कम चिल किया करिए। तो अरुण नाम और बिपिन नाम। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में बिपिन रावत के नाम का मिलिट्री स्टेशन और रोड को इनॉग्रेट किया गया है। विच सिटी हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट सिटी विद स्मार्ट एड्रेस? मतलब कौन सी ऐसी पहली सिटी बनी है जो स्मार्ट सिटी भी है और उसमें स्मार्ट एड्रेस भी है? तो इसके ऑप्शंस हैं पुणे, इंदौर, ग्रेटर नोएडा या हैदराबाद। तो इसका आंसर है इंदौर। जी हाँ, इंदौर हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट सिटी विद स्मार्ट एड्रेसेस। ठीक है, ये पहली स्मार्ट सिटी है जिसमें स्मार्ट एड्रेस हैं आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुली डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम बाय इंदौर स्मार्ट सिटी। तो याद रखने के लिए आप यहाँ पे एड्रेस कहाँ होता है, कहाँ लिखा होता है एड्रेस? डोर पे लिखा होता है। डोर मतलब इंडोर। ठीक है, इंदौर पे स्मार्ट एड्रेस है। तो आप याद कर सकते हैं इंदौर में पहली ऐसी सिटी है इंडिया की जिसमें स्मार्ट सिटी भी है और स्मार्ट एड्रेस भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Where was a zoo directors conference held in which Central Zoo Authority released the ranking list and named पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ऑफ दार्जिलिंग द बेस्ट जू? तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी जहाँ पे ये निर्धारित किया गया था कि पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है वो इंडिया का बेस्ट जू है? जी हाँ, हमें पता है कि सबसे बेस्ट जू है पद्मजा नायडू हिमालयन नेशनल पार्क, ये भी पता है कि ये दार्जिलिंग में है, पर इसकी घोषणा कहाँ हुई थी, वो डायरेक्टर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, पूछा ये गया है। देख रहे हैं आप सवालों का लेवल? तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा, तब मुझे पता चलेगा हाँ मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं कोलकाता, दार्जिलिंग, भुवनेश्वर या पुरी। दार्जिलिंग नहीं है, अगर आप दार्जिलिंग सोच रहे हैं तो दार्जिलिंग नहीं है, कोलकाता सोच रहे हैं तो कोलकाता भी नहीं है, क्योंकि आंसर है भुवनेश्वर। जी हाँ, ये जो जू डायरेक्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी वॉज हेल्ड इन भुवनेश्वर ओडिशा, वेयर सेंट्रल जू अथॉरिटी रिलीज द रैंकिंग लिस्ट, जहाँ पे सेंट्रल जू अथॉरिटी ने अपनी जू की लिस्ट लॉन्च की थी। आपको दूसरा भी याद करना ज़रूरी है, अन्ना जूलॉजिकल पार्क इन चेन्नई वॉज रैंक्ड सेकेंड, फॉलोड बाय चमारा जजेंद्रा जूलॉजिकल गार्डन इन मैसूर कर्नाटका। ठीक है, तो ये तीन चार चीज़ें देखिए यहाँ से पता चल गई। पहली तो जू डायरेक्टर कहाँ है, इसको याद करने के लिए जू डायरेक्टर की कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, तो भवन में हुई। भवन मतलब एक बड़ा सा घर या बड़ा सा हॉल, तो भवन से भुवन। ठीक है, तो भवन में डायरेक्टर कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पे पद्मजा नायडू को घोषित किया गया कि ये इंडिया का बेस्ट जू है। दूसरे नंबर पे अन्ना है, तीसरे नंबर पे ये मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, चमाराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन है। तो ये आपको याद करना है। ठीक है,
सॉरी, वो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। विच स्टेट बिकम्स या यूटी बिकम्स द फर्स्ट पुलिस फोर्स इन इंडिया टू मेक फॉरेंसिक प्रोब मैंडेटरी। तो आपको याद है वो सीआईडी आता था जहाँ पे एक डॉक्टर सालूके थे जो हर चीज़ चार्ट लेते थे, मतलब कुछ भी हो वो चार्ट के ही बताते थे, और उनके पास बेचारे के पास कोई इक्विपमेंट ही नहीं रहता था कि बता पाए, तो हर चीज़ वो चार्ट लेते थे। तो ये आपको बताना है कि ये पहला कौन सा ऐसा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है या कहाँ की ऐसी पुलिस है जिसने फॉरेंसिक प्रोब मैंडेटरी कर दिया है। तो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, तमिलनाडु पुलिस या दिल्ली पुलिस। चलिए यहाँ पे ऑप्शन दो बार हो गया, तो इसका आंसर है दिल्ली पुलिस। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस बिकम्स फर्स्ट पुलिस फोर्स इन इंडिया टू मेक फॉरेंसिक प्रोब मैंडेटरी। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस मैंडेटरी है इन क्राइम्स पनिशेबल बाय मोर देन 6 ईयर्स। जहाँ पे 6 साल से ज़्यादा क्राइम होगा वहाँ पे फॉरेंसिक चीज़ें, फॉरेंसिक कलेक्शंस मैंडेटरी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज स्पार्क रिलेट टू। तो ऑप्शंस हैं सेमीकंडक्टर, ट्रेडिशनल मेडिसिन, फायर क्रैकर रेगुलेशन या वुमेन एम्पावरमेंट। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि इसका आंसर सेमीकंडक्टर है तो आप बहुत ही गलत हैं, ये बहुत ही जघन्य अपराध है आपने किया है। तो इसका आंसर है ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज ने स्टार्ट किया है स्कॉलरशिप्स फॉर यूजी स्टूडेंट्स अंडर स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च कैन इनिशिएटिव। तो स्पार्क जो है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन से है। तो आप ये याद कर सकते हैं आयुर्वेद में बहुत स्पार्क है, अब इतना पुराना चीज़ है तो आयुर्वेद में बहुत स्पार्क है, ये याद रख सकते हैं। तो ये स्पार्क इससे रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, वो ज़माने गए जब आप सिर्फ एक एक वर्ड वर्ड याद करके चले जाते थे और एग्ज़ाम निकल जाता था। अब आपको स्टैटिस्टिक्स भी याद करने पड़ेंगे, स्पेशली जो मिनिस्ट्रीज़ के स्टैटिस्टिक्स हैं या उनके गोल हैं उनको याद करना पड़ेगा, उनको रट्टा मारना पड़ेगा। जी हाँ, तो क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल बहुत हाई हो चुका है। रिसेंटली आरबीआई में ही ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत पूछे गए थे, तो आपको ध्यान देना है, और एसएससी भी यही ट्रेंड फॉलो करने वाला है। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट क्वांटम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल एम्स टू अपग्रेड कोल प्रोडक्शन टू बाय फाइनेंशियल ईयर 2024-25 टू सिक्योर द एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तो मोटा मोटा क्वेश्चन ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल 2024-2025 तक कितना कोल का प्रोडक्शन करेगा। 1.23 बिलियन, 2.23 बिलियन, 3.23 बिलियन, 4.23 बिलियन। तो इसका आंसर है 1.23 बिलियन। जी हाँ, इसका आंसर है 1.23 बिलियन। कोल मिनिस्ट्री अनाउंस 1.23 बिलियन टन कोल टारगेट बाय 2024-2025 टू मेक इंडिया द एनर्जी सिक्योर कंट्री। ठीक है, तो 1.3 बिलियन, इसको याद करने के लिए 1 2 3 बस ये याद कर लीजिएगा। कोल मिनिस्ट्री का क्या, 1 2 3 बिलियन, ईजी। ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए जो मैं अपनी तिजोरी से निकाल के लाया हूँ। विच ऑर्गेनाइजेशंस क्वांटम नेटवर्क वॉज ज्वाइंड बाय आईआईटी मद्रास। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, एडिटिंग मिस्टेक है। विच ऑर्गेनाइजेशंस क्वांटम नेटवर्क वॉज ज्वाइंड बाय यहाँ होगा आईआईटी मद्रास। तो किस देश के या सॉरी किस ऑर्गेनाइजेशन के क्वांटम नेटवर्क को आईआईटी मद्रास द्वारा ज्वाइन किया गया है। तो इसका ऑप्शन है आईबीएम, गूगल, मेटा या अमेजॉन। तो इसका आंसर है आईबीएम। आईबीएम का जो क्वांटम नेटवर्क है उसको आईआईटी मद्रास ने ज्वाइन किया है टू प्रमोट एंड एडवांस क्वांटम कंप्यूटिंग स्किल्स डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन इंडिया। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास ने आईबीएम का क्वांटम नेटवर्क ज्वाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। आपको लग रहा होगा मैं हर एक क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। जी हाँ, आपके लिए हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बहुत ही चुन चुन के मैंने क्वेश्चंस इकट्ठे किए हैं और इसमें कंपाइल किया है। ये नहीं कि मैंने सारा भूसा भर दिया है आपके लिए कि आप चरें, नहीं, आप अच्छे से कंज्यूम करें और बस जाके आप एग्ज़ाम में खटाक से मार दें। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रैंक ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री टू बी ओपन इन तेलंगाना। तो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री जो तेलंगाना में खुल रही है उसकी रैंक क्या है इन द वर्ल्ड। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक या फोर्थ रैंक। यहाँ पे स्पेसिफाई करना भूल गया, वर्ल्ड में रैंक पूछी जा रही है। तो वर्ल्ड में जो रैंक है वो थर्ड है और इंडिया में फर्स्ट है। तो इंडिया में फर्स्ट और वर्ल्ड में थर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री टू बी ओपन इन तेलंगाना। ये इंडिया की पहली और वर्ल्ड की तीसरी यूनिवर्सिटी होगी। सिर्फ रशिया और चाइना है फॉरेस्ट यूनिवर्सिटीज़, ये याद रखिएगा। सिर्फ रशिया और चाइना के बाद इंडिया है जिसके पास फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है। ठीक है दोस्तों, हमें तो पता ही है
कि G20 की प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया होल्ड करेगा, पर क्या आपको इसका टेन्योर पता है? जी हाँ, तो क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंसी ऑफ G20? तो ऑप्शंस आर दिसंबर 2022 टू नवंबर 2023, नवंबर 2022 टू अक्टूबर 2023, जनवरी 23 टू दिसंबर 2023, फरवरी 2020 टू दिसंबर 2023। तो इसका आंसर है 2022, दिसंबर 2022 टू नवंबर 2023। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण डेट है। ये आपके दिमाग में एकदम चस्पा हो जानी चाहिए कि मतलब रात में उठ के भी कोई पूछे कि इंडिया की प्रेसिडेंसी कब है, तो आप नींद में बता पाए दिसंबर 2022, नवंबर 2023। तो ये इसका आंसर है, ये इसका टेन्योर है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको याद कर लीजिएगा, दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक। तो साल के आखिर से नवंबर 2023 तक। ये सवाल भी बहुत ही उम्दा है, ध्यान दीजिएगा इस पे। विच कंट्री हैज़ बिकम फर्स्ट टू हैव इंटर मॉडल डिजिटल TIR बेस्ड ट्रांसपोर्ट फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम इंडिया? तो इंडिया से निकली हुई पहली इंटर मॉडल डिजिटल TIR बेस्ड ट्रांसपोर्ट या ट्रेन कहाँ गई है? अफगानिस्तान गई है, कजाकिस्तान गई है, उज़्बेकिस्तान गई है, या ईरान गई है? दोस्तों, अगर आप इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये TIR क्या है। आप मुझे ज़रूर बताइए TIR क्या है, तो मुझे भी लगेगा मेरा थोड़ा बहुत एफर्ट आप लोग को पसंद आ रहा है। तो बात करते हैं ऑप्शंस की अगेन, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान या ईरान। तो इसका आंसर है ईरान। पहली इंटर मॉडल डिजिटल TIR बेस्ड ट्रांसपोर्ट फ्लैग्स ऑफ फ्रॉम इंडिया टू ईरान। इसको याद रखने के लिए, अब इंडिया से दौड़ी तो कहाँ दौड़ी, मतलब रैन की तो कहाँ रैन की, ईरान में। तो इंडिया से रैन की ईरान के लिए। तो याद रखेंगे इंडिया से ईरान गई है पहली इंटर मॉडल डिजिटल TIR बेस्ड ट्रांसपोर्ट फ्लैग्ड ऑफ, जो हुई है इंडिया से। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा, यहाँ लिखा तो है ही है वैसे, ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल रोड और इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट। इसके बारे में दो तीन चीज़ें मुझे आप बताइएगा, ये कब लॉन्च हुआ, ये क्या है, और इसका एक्चुअली में एम क्या है? तो आप मुझे ज़रूर ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लिस्टेड अ प्लास्टिक प्रोजेक्ट फ्रॉम इंडिया अंडर ग्लोबल एक्रीडिटेशन स्टैंडर्ड टू जनरेट प्लास्टिक क्रेडिट्स? ऑप्शंस हैं AKI एनर्जी सर्विस, ओला सर्विसेज, मूर्ति प्लास्टिक लिमिटेड, या प्लास्टिक सर्विसेज एजेंसी। तो इसका आंसर है AKI एनर्जी सर्विसेज। तो इंदौर बेस्ड AKI सर्विसेज, अ लीडिंग कार्बन क्रेडिट डेवलपर एंड सप्लायर, लिस्टेड अ प्लास्टिक प्रोजेक्ट फ्रॉम इंडिया अंडर अ ग्लोबल एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये एक वॉशिंगटन बेस्ड एक्रेडिटेशन है जिसके अंतर्गत प्लास्टिक प्रोजेक्ट्स को लिस्ट किया जाता है टू रिड्यूस कार्बन क्रेडिट्स। तो इसका आंसर है एक एनर्जी सर्विसेज। तो याद रखेंगे प्लास्टिक प्रोजेक्ट एक ही इन लिस्ट किया गया है अंडर ग्लोबल एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड, एक मतलब AKI एनर्जी सर्विसेज। ठीक है, व्हाट इज सोवा विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़? तो सोवा क्या है जो कि रिसेंटली अभी न्यूज़ में था, SOVA। ये अनस्टेबल केमिकल एलिमेंट है, लॉन्गेस्ट केव इन इसराइल, बैंकिंग मालवेयर, या फ्रोजन गैलेक्सी। तो इसका आंसर है बैंकिंग मालवेयर। तो सोवा एंड्रॉयड ट्रोजन है, ये एक बैंकिंग मालवेयर है जिसको इंडियन साइबर स्पेस में विटनेस किया गया है। तो सोवा एंड्रॉयड ट्रोजन हैज़ नाउ रीच्ड इंडिया, जो कि जिसको रशियन में आउल कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन रिवाइज की है विद द हेल्प ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो 2013 के अंतर्गत स्मॉल कंपनीज की पेड अप कैपिटल और इन्वेस्टमेंट कैपिटल को एक्सीड कर दिया गया है या रिवाइज किया गया है। तो इस आइए देख लेते हैं इसका क्राइटेरिया। तो पेड अप कैपिटल 2021 से पहले थी 50 लाख, उसके बाद हुई 2 करोड़, अब है 4 करोड़। 4 करोड़ पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, उसी के 10 गुना 40 करोड़ टर्न ओवर होना चाहिए। इसी में हर चीज़, ये भी 10 गुना होनी चाहिए थी 2021 में, इसके पहले वाली 20 करोड़, और 2021 से पहले 50 लाख पेड अप कैपिटल थी और टर्न ओवर था 2 करोड़। तो आपको ये याद रखना है, स्पेसिफिकली आपको ये याद रखना है कि पेड अप कैपिटल और टर्न ओवर रिवाइज होके क्या हुई हैं, या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा।
ये जनरली नहीं पूछेगा। तो आपको याद रखना है 2 करोड़ से 4 करोड़ हुई है पेड अप कैपिटल, और टर्नओवर रिवाइज होके 20 करोड़ से 40 करोड़ आ गया है। Which state was first among states in trials pending in fast track courts? तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में सबसे ज़्यादा पेंडिंग ट्रायल्स किस स्टेट में हैं? उत्तर प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु या बिहार? तो आंसर है यूपी। जहाँ की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वहीं का यूपी। तो यूपी प्लेस द फर्स्ट अमंग स्टेट्स इन ट्रायल्स पेंडिंग इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। इसकी जानकारी यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने दी थी, जिन्होंने बताया था कि 70% से ज़्यादा फास्ट ट्रैक केसेस यहाँ पे पेंडिंग है यूपी की फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में। ये जो क्वेश्चन है ये फैक्ट बेस्ड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टार्टअप्स वर ऑनबोर्डेड अंडर इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स? तो ऑप्शन है 70, 72, 73 या 76। तो इसका आंसर है 76। जी हाँ, 76 स्टार्टअप्स ऑनबोर्डेड अंडर इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज बाय महुआ। इनको 20 लाख तक का फाइनेंशियल सपोर्ट प्राप्त होगा और इनको काम करना होगा इन द फील्ड्स ऑफ वाटर सप्लाई, वाटर मैनेजमेंट, वाटर बॉडी रिजुविनेशन एंड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। तो 76 स्टार्टअप्स ऑन बोर्ड हुए हैं इस वाटर मैनेजमेंट एंड अदर रिलेटेड फील्ड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल यू फाइंड चीपी एयरपोर्ट? चीपी एयरपोर्ट की लोकेशन पूछी है। इज इट इन गोवा, दमन एंड दीव, कर्नाटका या महाराष्ट्र? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कैबिनेट अप्रूव्स नेमिंग ऑफ चीपी एयरपोर्ट आफ्टर बैरिस्टर नाथ पाई। तो बैरिस्टर नाथ पाई के नाम से अब चीपी एयरपोर्ट जाना जाएगा। चीपी एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन 5 मार्च 2019 को हुआ था। अब ये किस नाम से जाना जाएगा? बैरिस्टर नाथ पाई के नाम से। ठीक है, तो बैरिस्टर नाथ पाई के नाम से जो जाना जाएगा वो कौन सा एयरपोर्ट है? चीपी में। और वो कहाँ है? वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक अपना सकते हैं कि राष्ट्र को चिप मतलब चीपी, चिप की पाई पाई की ज़रूरत है। राष्ट्र को चिप की पाई पाई की ज़रूरत है। नाथ पाई, बैरिस्टर नाथ पाई इनके नाम से होगा। चिप मतलब चीपी एयरपोर्ट और राष्ट्र मतलब महाराष्ट्र। तो ये आप ट्रिक से आराम से एक बार देख के याद हो जाएगा आपको। एग्जाम में जाके बस आपको टिक मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच शेड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वुड यू फाइंड ड्यूगोंग? तो आपको पता होगा ड्यूगोंग कंजर्वेशन बन रहा है तमिलनाडु में। तो ये किस शेड्यूल के अंदर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर पाया जाता है? शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 या शेड्यूल 4? तो इसका आंसर है शेड्यूल 1। तो इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इन तमिलनाडु ऑन 21 सितंबर 2022। तो ये जो ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है ये पाक बे रीजन में बनाया जा रहा है तमिलनाडु में। तो इसको याद रखिएगा, ये शेड्यूल 1 में आता है और ये कहाँ बन रहा है? तमिलनाडु में। ठीक है। रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट अप्रूव्स फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन विच रीजन? कौन से रीजन में यूपी गवर्नमेंट अपना पहला टाइगर रिजर्व बनाया है? बागेलखंड, बुंदेलखंड, मलाजखंड या बागेश्वर खंड? तो इसका सही आंसर है बुंदेलखंड। जी हाँ, बुंदेलखंड रीजन में यूपी गवर्नमेंट ने अपना पहला टाइगर रिजर्व सेटअप किया है। ये किस लेजिस्लेशन के द्वारा सेटअप किया है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। ऑलरेडी यहाँ पे फोर्थ टाइगर रिजर्व है। ऑलरेडी यहाँ पे दुधवा टाइगर रिजर्व है इन लखीमपुर में, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है इन पीलीभीत, और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है इन बिजनौर डिस्ट्रिक्ट। तो ये बुंदेलखंड रीजन मतलब चित्रकूट में ये हुआ है। दोस्तों साथ ही साथ आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते जाइएगा ताकि मुझे पता चलते रहे आप इंटरेस्टेड हैं हमारे इस कंटेंट में और बराबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और थोड़े बहुत मेरी आमदनी भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच इन्वेस्टमेंट आरईसी लिमिटेड कैन नाउ मेक इन अ सिंगल मिशन आफ्टर इट्स महारत्ना स्टैंडिंग? तो आरईसी 12th पब्लिक सेक्टर लिमिटेड है जिसने अपना महारत्न स्टेटस अचीव किया है।
पर इसके इन्वेस्टमेंट्स क्या है, इन्वेस्टमेंट लिमिट्स कैसे बढ़ गई हैं, ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो दिन गए कि जब आपको एकदम हलवा क्वेश्चन पूछ लेंगे, कौन सा नंबर, कौन सी लिमिटेड, कौन सी पब्लिक सेक्टर, ये वो। अब बहुत ही फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस भी आने लगे हैं और थोड़ा सा डीप में जाके एग्जामिनर पूछने की कोशिश करता है, तो हमें इन सब चीज़ों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो बात करते हैं इनके ऑप्शंस की। तो इनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट के ऑप्शंस हैं 10% ऑफ वेब प्राइस, 15% ऑफ वेब प्राइस, 20% ऑफ वेब प्राइस एंड 25% ऑफ वेब प्राइस। तो इसका आंसर है 15% ऑफ वेब प्राइस। जी हाँ, REC जो कि 12वीं कंपनी बनी है भारत स्टेटस हासिल करने वाली, उसके इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या है, अब वो 5,000 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकती है और 15% ऑफ इट्स वेब प्राइस इन अ सिंगल मिशन महारत्ना स्टेटस अचीव करने के बाद। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है, 15% या 5,000 करोड़ ये इन्वेस्टमेंट लिमिट है महारत्ना की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय व्हाट मंथ एग्जिस्टिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक्सटेंडेड टू। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को कब तक एक्सटेंड किया गया है, जनवरी 2023, फरवरी 2023, मार्च 2023 या अप्रैल 2023। तो इसका आंसर है मार्च 2023। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक्सटेंड किया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को मार्च 2023 से। तो ये कब एक्सपायर होने वाली थी, ये 1 अक्टूबर 2022 को एक्सपायर होने वाली थी ड्यू टू अनस्टेबल ग्लोबल इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस एंड करेंसी फ्लक्चुएशंस। तो अब ये कब कब तक एक्सटेंड कर दी गई है, मार्च तक। मतलब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अब कब मरेगी, मार्च में। मार मतलब मर जाएगी, MAR, मर जाएगी कब, मार्च 2023 में। तो ये आपकी छोटी सी ट्रिक हो गई मेरी तरफ से। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन एम्स टू शील्ड फ्रॉम विच कैंसर। किस कैंसर से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन बचाती है, कोलन कैंसर से, पैंक्रियास कैंसर से, सर्वाइकल कैंसर से या माउथ कैंसर से। इसका आंसर है सर्वाइकल कैंसर से। तो इंडिया इज सेट टू लॉन्च इट्स इंडिजिनसली डेवलप्ड क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर with the help of Serum Institute of India and Department of Biotechnology on 1 सितंबर 2022। तो इस चीज़ में दो बातें याद रखनी है। एक तो ये कि ये सर्वाइकल कैंसर के लिए है, मतलब सर्वाइकल कैंसर से डील करेगी, और इसको किसने डेवलप किया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। जी हाँ, तो ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है। इससे आप याद कर सकते हैं, पाप जो होता है जब सर के ऊपर से निकल जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं है, इलाज है तो सिर्फ रम है। ठीक है, ये थोड़ा सा फनी है। पाप अगर सर से निकल जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ रम है, रम पी लेना चाहिए अगर पाप सर से ऊपर निकल जाए। तो पाप मतलब पैपिलोमा वायरस, सर्वाइकल मतलब सर मतलब सर्वाइकल, और रम मतलब सीरम। तो आपको तीनों चीज़ें याद हो गई। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मैटरनिटी लीव टू सेंट्रल गवर्नमेंट फीमेल स्टाफ। सेंट्रल गवर्नमेंट की फीमेल स्टाफ को मिलने वाली मैटरनिटी लीव की अवधि क्या है, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन या 90 दिन। तो इसका आंसर है 60 दिन। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट फीमेल स्टाफ को मैटरनिटी लीव 60 दिन की मिलेगी। ये कब मिलेगी, जब शिशु की मृत्यु हो जाए डिलीवरी के टाइम या डिलीवरी होने के तुरंत ही बाद, तो तब सेंट्रल गवर्नमेंट की फीमेल स्टाफ को मैटरनिटी लीव ग्रांट की जाएगी, जिसकी अवधि होगी 60 दिन। दोस्तों हम सभी लोग को पता है कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल में बन रहा है, पर क्या आपको ये पता है ये कॉम्प्लेक्स प्लान पास कब हुआ था। जी हाँ, तो हमारा क्वेश्चन यही है, व्हेन वाज नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स प्लान पास्ड। ऑप्शन है 2018, 2019, 2020 या 2021। तो इसका सही आंसर है 2019। जी हाँ, सही आंसर है। मतलब ये जो प्लान, ये जो बन रही है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज, इसका प्लान 2019 में पास हुआ था। किसने पास किया था, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज विच इज़ बिल्डिंग मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल इन गुजरात पास्ट दिस मास्टर प्लान इन द ईयर 2019। तो इसका आंसर है 2019। अगला क्वेश्चन है, विच सिस्टम हैज़ इंस्टॉल्ड ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन। ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन मतलब अपने आप ही
फेयर कलेक्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ QR कोड। तो इसके ऑप्शन है दिल्ली मेरठ, दिल्ली गुड़गांव, चेन्नई तिरुवनंतपुरम या ऑल ऑफ द अबव। अगर आप सोच रहे हैं दिल्ली गुड़गांव तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि सही आंसर है दिल्ली मेरठ। जी हाँ, दिल्ली मेरठ सही आंसर है, क्योंकि ये पहला रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम है जहाँ पे ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन विद द हेल्प ऑफ QR कोड्स राइडर्स के लिए लगाया गया है। किसने लगाया है? नेशनल कैपिटल रीजन फॉर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने। तो ये आपको याद रखना है कि ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन कहाँ हुआ है? दिल्ली मेरठ रूट पे हुआ है, क्योंकि ये फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। तो इसको याद करने के लिए आप क्या कहेंगे? DM साहब ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन की बात करते हैं। DM साहब ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन की बात करते हैं। DM मतलब D से दिल्ली, M से मेरठ। ये आपका हो गया दिल्ली मेरठ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज A स्टैंड फॉर इन ई फास्ट? अगर आपको ई फास्ट पता है तो आप आराम से बता सकते हैं। ऑप्शन है आपके एग्रीगेटर, असेंबलर, एडमिनिस्ट्रेटर या एक्सेलरेटर। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि इसका आंसर है एक्सेलरेटर। जी हाँ, एक्सेलरेटर है इसका आंसर। नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है नेशनल इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म, जिसे ई फास्ट कहते हैं, विच स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। इसमें सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ आएंगे और एनालाइज करेंगे कॉस्ट कंपोनेंट्स और परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। अब इसको याद करने के लिए, अब फास्ट है मतलब एक्सेलरेटर है, एक्सेलरेटर दबाते हैं तभी तो फास्ट गाड़ी भागती है। तो फास्ट में ए है एक्सेलरेटर, एस स्टैंड फॉर सस्टेनेबल और टी स्टैंड फॉर ट्रांसपोर्ट और एफ डेफिनेटली फॉर फ्रेट। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं, फ्रेट एक्सेलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। ये अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और कंफ्यूजिंग भी, क्योंकि कई लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एम ऑफ जलदूत ऐप? जलदूत ऐप किस लिए निर्मित किया गया है? टू मॉनिटर वाटर क्वालिटी, टू गिव अलर्ट फॉर साइक्लोन्स, मेजरिंग पोल्यूशन इन द एयर, ये पोल्यूशन है यहाँ पे, या मेजरिंग वाटर टेबल? तो इसका जवाब है मेजरिंग वाटर टेबल। जलदूत ऐप लॉन्च किया था रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है, ना कि जल मिनिस्ट्री ने। तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर फग्गन सिंह कुलसाटे ने जलदूत ऐप लॉन्च किया है टू मॉनिटर वाटर टेबल्स अक्रॉस द नेशन एंड इंफॉर्मेशन गैदर्ड कैन बी यूज्ड फॉर मनरेगा प्लान्स एंड ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स। तो आपको ये पता चल गया कि जलदूत ऐप का किस लिए है? वाटर टेबल मेजर करने के लिए है। और किसने निकाला है? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने। तो इसको आप याद कर सकते हैं, जल और रूरल। तो जल और रल ये राइमिंग है, इससे आप याद कर सकते हैं जल और रूरल, जल रूरल। Which legislation is being used to ban PFI? PFI means Popular Front of India। तो किस विधेयक को यूज करके PFI, जो कि है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पे बैन लग गया है? इज इट प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आर्म्स एक्ट या अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट? जी हाँ, इसका आंसर है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। The Popular Front of India and its affiliates were banned by the center for a period of 5 years, days after a law enforcement agents tried in a campaign to suppress the activities of the group. इनका ISI से कुछ कनेक्शन भी मिला है। Before banning, agencies raided the PFI offices and found unaccounted cash and other objectionable documents. तो इसका आंसर है Unlawful Activities Prevention Act. Let's move to our next question, which is, which division of Indian Railways has got Meghdoot installed? Meghdoot is the word. Is it Mumbai Division, Bhubaneswar Division, Kanpur Division या South Central Division? तो इसका आंसर है Mumbai Division. It is Mumbai Division which has installed this Meghdoot machine. इसका काम क्या है? The unique Meghdoot machines use innovative technology to convert water vapor in the air into potable water. तो जो वाटर वेपर है एयर में, उनको कन्वर्ट करके पीने लायक पानी इनको बना देना है। तो इसके लिए मेघदूत इंस्टॉल किया गया है। आप इसको याद रखने के लिए, एम से मेघदूत है, एम से मुंबई है। एक और चीज़ है कि मुंबई में बहुत बारिश होती है, पूरा भर जाता है। वैसे तो बारिश बैंगलोर में भी होती है, हर जगह होती है, पर आप ये याद रख सकते हैं कि मेघदूत एम से मेघदूत, एम से मुंबई। लास्ट में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो शुमंग लीला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में।
तो इसको याद करने के लिए शुमंग की स्पेलिंग देखिए, इसमें MAN ऑलरेडी आ रहा है, तो इसमें मणिपुर का MAN ऑलरेडी आ रहा है। तो शुमंग लीला फेस्टिवल मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। मिर्चा फेस्टिवल, किंग चिली फेस्टिवल नागालैंड में किया जाता है। तो इसका आप याद रख सकते हैं MINA, MI से मिर्चा फेस्टिवल और NA से नागा, ठीक है। तो मिर्चा फेस्टिवल कहाँ होता है? नागालैंड में। और नुआखाई ओडिशा में। तो उस दिशा में मत जाना, वहाँ खाई है, खाई मतलब वैली, तो दिशा में मत जाना जहाँ खाई है। ये इस वीडियो का लास्ट फैक्ट है। तो अभी आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड्स दिए गए थे 2022 सितंबर में, जिसको दिया गया था डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा। तो हम लोग देख लेते हैं, इसमें कुछ सेगमेंट्स हैं जो कि ध्यान रखने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो इसमें टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट जो है वो है पार्वतीपुरम मान्यम की, आंध्र प्रदेश में है। और टॉप परफॉर्मिंग गवर्नमेंट फैसिलिटी कहाँ पे है? वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल धारवाड़ की है, कर्नाटका में। तो इसको याद करने के लिए ये कर सकते हैं कि गवर्नमेंट फैसिलिटी में धार होनी चाहिए, तभी उसे आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड्स मिलेंगे, ठीक है। तो धारवाड़ मतलब गवर्नमेंट फैसिलिटी धारवाड़ में, कर्नाटका में। और परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? वो है पार्वतीपुरम। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, उसकी मुझे कोई ट्रिक नहीं मिली। अगर आपको ट्रिक मिलती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। दोस्तों, आप इतनी दूर तक आ गए हैं, पूरा वीडियो अगर वॉच कर लिया है तो बहुत बड़ा थैंक यू आपको कि आपने मेरी वीडियो को देखा, समय दिया, समझा। पूरे वीडियो में बहुत फ्लॉज होंगे, बहुत त्रुटियां होंगी, बहुत गलतियां होंगी, पर प्लीज़ उन्हें अवॉइड करके जो मैं कंटेंट प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। कई जगह मेरे फैक्ट्स गलत हो सकते हैं या मेरी आवाज़ में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, पर ध्यान दीजिएगा जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं नेशनल न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़ के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरी संभावना है कि आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब Trick to GK. Thank you.